हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की जो चैप्टर इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी पार्ट जो है उसके पार्ट फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है। जिसने भी नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। जो हमारी लेक्चर पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस बुक की सारी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन एक भी मिस ना हो। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम, 3% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज इन 2 kg ऑफ चॉक। ठीक है, चॉक में 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है एंड 12% ऑक्सीजन है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है द अमाउंट इन ग्राम्स। किसमें? ग्राम्स में पहले ही दे दिया गया कि कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो अमाउंट फाइंड आउट करना है वो किस में करना है? ग्राम्स में करना है। ऑफ ईच ऑफ दीज इन 2 kg ऑफ चॉक। तो जो 2 kg ऑफ चॉक में हमको फाइंड आउट करना है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 kg को ग्राम्स में, क्योंकि आंसर हमको किस में लाना है? ग्राम्स में लाना है, ठीक है। तो 2 kg को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी गिवन है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें क्या है? गिवन जरूर लिखना पड़ेगा। जो बुक में दिया गया है, ठीक है, वो लिखना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो बुक में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले चॉक कंटेन्स the percentage of calcium, ठीक है। कैल्शियम की जो परसेंटेज गिवन है वो गिवन है 10%, ठीक है। कितना गिवन है? 10%। इसी प्रकार से अब हम लिखेंगे chalk contains the percentage of किसका? इसके बाद है कार्बन का, ठीक है, इक्वल टू है 3%, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे लिखेंगे chalk contains the percentage of ऑक्सीजन, ठीक है, वो है 12%। तो ये परसेंटेज जो थी गिवन वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? आंसर अमाउंट जो फाइंड आउट करना है वो ग्राम्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे गिवन है चॉक, ठीक है, वेट ऑफ द चॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे अब वेट ऑफ द चॉक, ठीक है। दे रखा हुआ है 2 kg। इसी में से अमाउंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है, हर एक का। तो 2 kg है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इसको 2 × 100 और ये हो जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने कितने का? 1000, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गया ग्राम में, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम्स, ठीक है। अब हम 1 by 1 परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन चॉक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का क्या था? 10% ऑफ
किस में से, 2000 ग्राम में से निकालेंगे ना, 10% इसी में से तो करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। तो 10% का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 10%। ऑफ का मीन्स हुआ मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स हुआ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख लिया 2000 ग्राम। ठीक है, अब देखो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20, और ये ग्राम तो चलेगा ही क्योंकि ग्राम्स में ही अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 200 ग्राम्स। ठीक है, तो जो कैल्शियम मिल फाइंड आउट हो गया 2 kg चौक में कितना, 200 ग्राम्स हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे किसका, कार्बन का भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन, किसमें, इन चौक। ठीक है, यहाँ पे 2 kg भी लिख सकते हैं, 2 kg चौक में निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कितने परसेंटेज था, 3% ऑफ 2000 ग्राम। ठीक है, ये लिख लिया। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 2000 ग्राम। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आया 3 मल्टीप्लाई 20 ग्राम्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 ग्राम्स। तो जो कार्बन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम से यहाँ पे कार्बन निकल के आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन चौक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीजन का था 12%, तो 12% ऑफ किसने में से निकालना है, 2000 ग्राम में से। यही तो है, यहाँ पे परसेंटेज है 12 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2000 ग्राम्स। अब दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 240 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी अमाउंट निकल आया। ठीक है, अब यही आंसर हो जाएंगे, तो हम आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अमाउंट ऑफ, किसका, सबसे पहले निकाला था हम लोगों ने कैल्शियम का। ठीक है, कितना हमारा निकल के आया था, ये 200 ग्राम। ठीक है, इसके बाद अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, वो निकल के आया है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम, यहाँ शॉर्टकट लिख दिया 60 ग्राम। अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाला 240 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर तीनों के। तो इस प्रकार से तीनों, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन एंड कैल्शियम के हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिए। ये क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम्स में अमाउंट फाइंड आउट करना था, इसलिए 2 kg को कन्वर्ट किया हमने ग्राम में सबसे पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो था यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इन व्हाट टाइम बिल ₹10,000 अमाउंट टू ₹14,641 at 20% पर एनम वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया, टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो ₹10,000 दिया है, ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट हो गया, रेट दिया गया है। ठीक है,
तो ये हो गया 20%। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंडेड कब किया गया है? हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे हाफ ईयरली वाला, ठीक है। अमाउंट का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा हाफ ईयरली वाला, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग टाइम को फाइंड आउट कर पाएंगे। गिवन है प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे ₹10,000, ठीक है। अमाउंट गिवन है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करते ए से, ये है ₹14,641। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%, ठीक है, पर एनम, पर एनम। यहाँ पे कहा गया व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस जो ये रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? आधा हो जाता है, आधा मीन्स हाफ हो जाता है। तो ये इसको हम लिखेंगे R/2, ठीक है, R/2 हाफ कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 रहता है और यहाँ पे जो हो जाएगा वो 2n हो जाता है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये हो जाता है जो ईयर होता है वो डबल हो जाता है और जो रेट जो होता है हाफ हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जब ईयर क्या हो जाता है? डबल। ये कब होता है? जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, और जो रेट जो होता है वो क्या हो जाता है? R/2, ठीक है। तो वही हमने किया, जो यहाँ पे n था उसकी जगह 2n हो गया और जो r था उसके जगह पे R/2 हो गया, मल्टीप्लाई 100 ही हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू रख लेंगे। तो ए है ₹14641 इक्वल टू रुपीज़ P 10,000, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस R 22 मल्टीप्लाई 100 पावर 2n एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसके बाद रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 है वो हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई में हैं तो यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये जाएगा 14641 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 1/10 पावर 2n, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पूरा बता दे रहे हैं आप लोगों को। 10 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 की पावर 2n, ये हो जाएगा 11/10 की पावर 2n। और यहाँ पे ये चल ही रहा है क्या? 14641 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको जो है इस फॉर्म में लाना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ज़रूर 11 का ही, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे 11 पे पावर 4 हो, कुछ ना कुछ तो 11 की ही ये है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? 10 है और यहाँ पे क्या है? 10,000। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 4 0 है। तो अभी डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये 10 की पावर 4 है। अगर ये 10 की पावर 4 है तो इसके मतलब ये 11 की पावर 4 होगा, ठीक है। ये 11 की पावर 4 होगा। हम दोबारा बता देते हैं, यहाँ पे 11/10 आया हुआ है, ठीक है। तो इसके मतलब इसको हमको लिखना है 11/10 पे पावर, ठीक है। अब पावर नहीं पता है कि क्या होगी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ 10 है, ठीक है। यहाँ पे कितना 0 है? 1 0 है। यहाँ पे 10,000 कितने 0 हैं? 4 0। इसके मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर ये पावर 10 की 4 है, अगर ये जो पावर है वो 10 की पावर 4 है, तो इसके मतलब ऊपर वाली भी पावर 4 होगी। अब किसकी पावर 4 होगी? वो 11 की पावर 4 होगी, ठीक है। वो 11 की पावर 4 होगी।
तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कैसे, 11 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 11/10 की होल पावर 21। ठीक है, ये हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कैसे। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर फिर 121। अब 121 का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 11 का स्क्वायर 11 का इसको मल्टीप्लाई किया तो अगर सेम यही वैल्यू आती है, ठीक है, देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 से करेंगे तो 1 2 1 एज इट इज रहेगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये लिख लिया। अब यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे किया, ये हम लिख ले रहे। अब 1 से करेंगे तो 1 2 1 रहेगा। अब इसको ऐड कर ले तो 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये बना, देखो यही वैल्यू निकल के आ गई। जब 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि ये 11 का ही होगा। पहचाना हमने किससे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 थी, ये यहाँ 4 0, तो ये 10 की पावर 4 है, इसके मतलब ये 11 की पावर 4 होगा, तो इसको लिख लिया। तो जब दोनों की पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/10 की होल पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है 11/10 की पावर 21। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा। कौन सा एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, वो होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर x की पावर m है इज इक्वल टू और x की पावर n है। ठीक है, x की पावर m है और x की पावर n है तो क्या हो जाता है m इज इक्वल टू n हो जाता है। अगर बेस सेम है, ये हमारे क्या होता है, बेस सेम है और पावर ये है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर दोनों किस में है, इक्वल में है, तो अब पावर क्या हम कर देंगे, इक्वल कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएंगे। 4 इज इक्वल टू 2 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ईयर निकल के आया है वो क्या निकल के आया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। यही पूछा गया था इसमें कि टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इफ़ द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड की इज 35 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड की। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि जो थिकनेस है ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड की 35 mm है, पूछा गया है 294 कार्डबोर्ड की थिकनेस क्या होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो गिवन था हमने लिख लिया, द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड की इज इक्वल टू क्या है 35 mm है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे द थिकनेस ठीक है, द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 1 कार्डबोर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी 35 mm डिवाइड बाई 12। ठीक है, 1 कार्डबोर्ड की यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, क्या हो गई 35 डिवाइड बाई 12 mm। ठीक है, अब फाइंड आउट करनी है कितनी 294 की, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द थिकनेस ऑफ ए पाइल ऑफ 294 कार्डबोर्ड इजुकल टू हो जाएगा 35/12 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 294 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 का गिवन था, हमने 1 का फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद 294 का फाइंड आउट करने के लिए क्या करें 294 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखो 12 से कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 6 जा, और ये 2 से कैंसिल हो 2 बन जा 2 4 जा, और यहाँ 1 आएगा 2 7 जा, ये हो गया। ठीक है,
अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये है 3 2 जा, और ये हो जाएगा 3 4 जा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 9 जा, ठीक है, 49 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गया 35 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 2 mm, ये हो गया इसका, ठीक है, इतना निकल के आ गया। तो 35 एंड 49 का सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, रबर, क्योंकि इस साइड यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रबर कर रहे हैं। रबर क्या है, हम 49 मल्टीप्लाई 35 करेंगे। हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 5 का किया है यहाँ पे, 5 9 जा 45, 5 यहाँ रहेगा, 4 करिए, 5 हो जा 20, ठीक है, 2 4 5। अब करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, 7 3 करी, 3 4 12 14, ये आ जाए, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 11, ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा 1, ये आ जाएगा निकल के। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं 1715/2 mm, ठीक है, mm। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यही हम 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। देखो 2 8 जा 16, 1 बचा, 1 को लाए, क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस, ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर किसको नीचे लाएंगे, 5 को, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ 1 लाए, ठीक है, 1 हो गया, इसके बाद नीचे लाए 5 को, तो ये जाएगा यहाँ पे 2 7 जा, ठीक है, 15 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, क्योंकि 14 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 5। तो जो ये तो मेरा रफ़ी वर्क चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 857.5 mm, ठीक है, ये इसको ये लिख लिया, ये mm में आ गया, ठीक है। हो सकता हो आपका आंसर mm में ना हो, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन mm सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10, सॉरी यहाँ पे, हाँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे mm निकालना है ना, तो mm निकालने क्या करेंगे, इसमें डिवाइड होगा 10 डिवाइड होगा, क्योंकि अब सेंटीमीटर में अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 10 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। ये अब देखो कैसे, हम ये भी बता दे रहे हैं आपको, हो सकता क्लियर ना हो। ये होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, ठीक है। आंसर हमारा ये भी सही है, लेकिन आपकी बुक में आंसर सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 cm इक्वल टू 10 mm, तो अगर हम 1 mm निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 cm हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 1 का निकालेंगे तो, ठीक है। अब हमको निकालना कितने का, इसका निकालना है 857.5 mm का निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 857.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया। अब जब 10 से डिवाइड हो गया तो इसके मतलब जब हम 10 हटाएंगे, जब 10 को हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे है अभी, तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड में एक नंबर और आगे आ जाएगा, ठीक है। जब 10 को हटाएंगे तो पॉइंट अभी 5 के पहले है, तो ये पॉइंट 7 के पहले आ जाएगा एक नंबर पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85.75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर दोनों ही सही है, चाहे आप ये लिखें, ठीक है, चाहे आप ये लिखें, ठीक है। आपकी बुक में दिया गया है ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1 mm निकाल लिया, इस प्रकार से इसका निकाल लिया, तो आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 days. If 30 more girls join the hostel, how long will these provision last? यहाँ पे कहा गया है हॉस्टल में 50 गर्ल्स थी, उनके लिए फूड प्रोविज़न था 40 डेज के लिए ओनली, ठीक है। लेकिन कहा गया इफ़ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, 30 मोर गर्ल्स और आ गई हॉस्टल में, तो जो फूड जो था, फूड प्रोविज़न था फॉर 40 डेज के लिए, तो वो कितने दिन के लिए बचेगा, ठीक है, कितने दिन के लिए बचेगा, तो ये फाइंड आउट करना है डेज। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्सली, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाला यहाँ पे है। तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक इन्वर्स वेरिएशन से या इन्वर्स प्रोपोर्शनल से, ठीक है, और दूसरा हम लोग इसको करेंगे दूसरे मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको इन्वर्स वेरिएशन से, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट मेथड। तो टेबल बनाएंगे किसकी, गर्ल्स की, और यहाँ पे डेज की, ठीक है। गर्ल्स कितनी थी 50, तो फूड था 40 डेज के लिए। फिर गर्ल्स 30 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो 50 + 30 कितनी हो गई, 80 हो गई ना। तो अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब फूड, अब गर्ल्स 50 थी, फूड जो था 40 डेज के लिए, अब गर्ल्स इंक्रीज हो गई, तो इसके मतलब फूड कम हो जाएगा, तो इन्वर्स वेरिएशन आ गया ना यहाँ पे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये तो टेबल हो गई, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन गर्ल्स इंक्रीज, ठीक है, देन डेज जो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। इन दिस क्वेश्चन में क्या है, इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, व्हेन गर्ल्स इंक्रीज देन डेज डिक्रीज। अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन इन्वर्स वेरिएशन, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है इन्वर्स वेरिएशन का, होता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। यहाँ पे x1 है तो यहाँ y2 आएगा, यहाँ पे x2 है तो यहाँ y1 आएगा, ठीक है। ये x1 x2 हो गया, ये y1 y2 हो गया। तो x1 क्या है, अभी 50 है, ठीक है, x1 क्या है 50 है, x2 क्या है 80 हो गया, y2 क्या है x जो कि फाइंड आउट करना है डेज, और ये है 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, हो जाएगा ये 80 × x इज इक्वल टू 50 × 40, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी मीन्स x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड में देखो 0 से 0 4, ये हो जाएगा 4 2 जा, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25, तो क्या आ गया 25 डेज आ गए। तो x क्या थे, वो डेज ही थे ना 25। जो अब फूड जो यहाँ पे बचेगा, फूड जो यहाँ पे बचेगा फॉर 25 डेज के लिए, ठीक है। तो एक तो आंसर आ गया ये, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। x क्या माना, डेज माना था, ठीक है। ये आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे इसको सेकेंड मेथड, फिर हम उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। आंसर तो वह 25 डेज है, और लिखेंगे कैसे वो हम आप लोग बता दें। चलिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं आप लोगों को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 80 गर्ल्स, ठीक है। हम क्वेश्चन में से आंसर फाइंड आउट करेंगे। 80 गर्ल्स फूड प्रोविज़न जो है
फॉर कितने डेज के लिए, 25 डेज के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर फॉर 80 गर्ल्स, ठीक है। फॉर 80 गर्ल्स के लिए फूड प्रोविज़न जो है फॉर कितने डे के लिए, फॉर 25 डेज के लिए है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे सेकेंड मेथड। तो इसको करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, हम ये लिखेंगे इन ए हॉस्टल, ठीक है। इन ए हॉस्टल में, ठीक है। कितनी गर्ल्स थी, 50 गर्ल्स। हॉस्टल में गर्ल्स जो थी 50 थी, तो फूड अवेलेबल था फॉर 50 गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फूड आर अवेलेबल ठीक है, फूड्स आर अवेलेबल फॉर 50 गर्ल्स। कितना था यहाँ पे, 40 डेज, ठीक है। अब हम 1 गर्ल्स के लिए अगर फूड फाइंड आउट कर लें, तो अब यहाँ पे लिखेंगे फूड आर अवेलेबल फॉर 1 गर्ल्स। तो क्या आ जाएगा, 50 × 40, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गर्ल्स एंड टी, ठीक है। ये आ जाएगा, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2000, ठीक है। 2000 गर्ल्स डे ये है। तो 1 गर्ल्स के लिए पता चल गया। तो अब 30 गर्ल्स इंक्रीज हो गई ना, तो कितनी गर्ल्स हो गई, 80। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ 30 गर्ल्स, 30 मोर गर्ल्स, ठीक है। 30 मोर गर्ल्स ज्वाइंड द हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल में आ गई, 30 मोर गर्ल्स आ गई। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले से 50 थी, 30 और आ गई, तो कितनी हो गई, 80 गर्ल्स, ठीक है। 80 गर्ल्स हो गई। तो 1 गर्ल्स के लिए हम लोगों को पता है फूड अवेलेबल कितना है, तो 80 गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 80 गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, जो 2000 जो था, ठीक है, गर्ल्स और डे जो था उसको डिवाइड कर देंगे 80 से। किससे डिवाइड कर देंगे, 80 से। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या है, गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स से गर्ल्स कैंसिल हो जाएंगे, डेज फाइंड आउट करना है। तो 200 डिवाइड बाई 8 डे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 5 जा डे, 25 डेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 25 डेज, ठीक है। तो इसमें भी 25 डेज आ रहा है, जो हमने इन्वर्स वेरिएशन थी उसमें 25 डेज आया। तो दोनों ही मेथड यहाँ पे सही है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उससे कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दोनों समझा दिए जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 4 डेज रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्कड इट फॉर 2 डेज, ठीक है, 2 दिन काम किया। एंड देन वाज ज्वाइंट बी बाई बी, 2 दिन काम करने के बाद एक बी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क नहीं, कंप्लीट द वर्क के लिए पूछा गया है, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
वर्क डन बाई ए इन 6 डेज, ठीक है, ए का 6 डेज है इक्वल टू 1, तो 1 डेज के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई ए इन 1 डे, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई बी इन 4 डेज, ठीक है, इक्वल टू 1, तो फॉर 1 डे के लिए निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई बी इन 1 डे, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। ए एंड बी का वर्क निकाल लिया कि 1 डे में इन्होंने कितना काम किया, 1/6 एंड 1/4, ठीक है। इसके बाद दोनों का ए एंड बी का दोनों का एक साथ का वर्क निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 6, ये हो जाएगा 10/24, 2 से कैंसिल, 2 5 जा, तो ये जाएगा 5/12, ठीक है, 5/12 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ए ने जो वर्क किया फॉर 2 डेज के लिए तो किया, तो ए का 2 डेज का वर्क निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई ए इन 2 डेज, तो 1 डे का मालूम है, 2 डेज के लिए क्या करेंगे 2 × 1/6। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2/6 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा, 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा 1/3। ये वर्क आ गया, कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब हम रिमेनिंग वर्क निकालें, क्योंकि ए ने 2 डेज काम किया, कितना 1/3, तो रिमेनिंग वर्क को ही तो ए प्लस बी ने किया, रिमेनिंग वर्क, क्योंकि बी ने ज्वाइन किया जब ए ने 2 डेज काम कर लिया, तो अब रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा 2/3। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 2/3 है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क 2/3 है। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया ए प्लस बी ने, तो क्या करेंगे जो रिमेनिंग वर्क है वो, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है 2/3, इसको लिख देंगे यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, और ए प्लस बी का 1 डे का वर्क, यहाँ पे लिख देंगे वो कितना है 5/12। कहने का मतलब यहाँ है कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क की, ठीक है, तो 2/3 रिमेनिंग वर्क और ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या निकलते आया, ये 5/12 लिख लिया, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 and 4 का मल्टीप्लाई होता है, 3 and 5 का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 12 डिवाइड बाई 3 × 5, ठीक है, ये हो गया 3 4 जा, ठीक है, ये बचा 2 × 4 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 8/5। ये क्या निकला रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया ए प्लस बी ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया 8/5 डेज में, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कंप्लीट वर्क का निकालना है, ठीक है, कंप्लीट वर्क। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टाइम
टेकन बाई ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क। एक तो 85 डेज आ गया, ठीक है। तो पूरा काम करने में, और 2 डेज जो इन्हें अकेले किया था, अलोन किया था, वो भी तो आएगा ना। तो कंप्लीट करने के लिए 2 डेज, वो भी तो 2 डेज आएंगे। 8/5 डेज तो ये थे और 2 डेज और हो गई है, ठीक है, जो इन्हें अकेले काम किया था। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डे को बाहर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, 8 + 10, यहाँ पे डेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 18/5 डेज, ठीक है। ये है इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स में बना ले तो हो जाएगा 3/5 डेज, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको बना लिया हमने किस में, मिक्स में। कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को यहाँ बता दें रबर करके, ठीक है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ये 5/18 जैसे ही करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 5 3 जा 8, 5 3 जा 15, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये क्यूसेंट होता है वो होल नंबर बन जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जो क्यूसेंट निकल के आता है वो होल नंबर बन जाता है, जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या बन जाता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बन जाता है हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, जो यहाँ पे लिखते हैं। और 5 से तो हम लोग डिवाइड कर ही रहे, वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हो गया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया हुआ है। फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम उसको वहाँ पे समझा देंगे, बता देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा।